गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, तो इसलिए ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी से पहले पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। तो देखिए, डिमांड क्या होती है, कोई भी कंज्यूमर के लिए जब वो एक गिवन प्राइस पर कोई भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए तैयार रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिमांड बोलते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी क्या होती है कि वो जब जब कोई भी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर उसके क्वांटिटी डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अपन देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स कॉजेड बाय द गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इट मींस कि प्राइस में परसेंटेज चेंज होने से कोई भी कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट का इफेक्ट आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये क्या है, इसको डिफाइन करेंगे वैसे तो प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका क्या है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अगर इसको अपन और इजी वे में समझे इस फॉर्मूले को और अगर इसको सोल्व करें तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए, देखो कि क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है ना, ये क्या था, उसका फॉर्मूला था। इसको अपन क्या लिखते हैं, ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, अगर इसको अपन और अधिक अच्छे से सोल्व करें कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी, तो अपन के परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं। देखिए, जब क्या होती है, कोई भी मार्केट में कोई कमोडिटी की प्राइस होती है, मान लीजिए सपोज करो कि 10 रुपीज। ठीक है ना, जब उस मार्केट में कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे उस कमोडिटी की, 15 यूनिट्स। अब हमने क्या बोला कि जब मार्केट में कोई भी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो उस चेंज होने के कारण या कमोडिटी की प्राइस चेंज होने के कारण कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या तो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो एक लॉ ऑफ डिमांड आता है, उसमें क्या बोलते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो मार्केट में क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, अदर थिंग रिमेन अगर कांस्टेंट रहे तो मान लीजिए कि प्राइस मार्केट में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, प्राइस क्या हो गई, 15 रुपीज हो गई। तो मार्केट में क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मान लीजिए कि अभी उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 10 हो गई। ठीक है ना, और जो इस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसको अपन किस में लेते हैं, रेशियो में लेते हैं या परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो इसकी, अगर एब्सोल्यूट यूनिट में देखो तो दोनों में क्या हुआ है, इसमें भी 5 का चेंज हुआ है और इसमें भी कितना चेंज हुआ है, 5 का। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो दोनों क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच का या उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, QD2 माइनस QD1 डिवाइडेड बाई, अगर इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, कि क्वांटिटी डिमांड जो क्या हुआ है बाद में कितना हुआ है, किससे, इससे चेंज होगी। ठीक है ना, उन दोनों का डिफरेंस, और उसको किससे अपन कंपेयर करेंगे या किससे कंपेयर करेंगे जब चेंज आएगा, कि अपनी क्यू या क्वांटिटी डिमांड जो पहले थी इससे कंपेयर करेंगे इनटू 100। ये अगर अपन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, डिवाइडेड बाई, अब प्राइस का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, वही P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या होगा,
100 से 100 कैंसिल, फिर आगे इसको सोल्व करते हैं अपन, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस को अपन क्या लिख देते हैं डेल, ठीक है ना, डेल क्यू लिख देते हैं, क्यू डी छोड़ो डेल क्यू, मतलब दोनों जो डिमांड क्वांटिटी डिमांड थी प्राइस चेंज होने के कारण जो चेंज हुई है उनके बीच का डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाई Q1 लिख दो, ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांड जो पहले थी उसी से तो कंपेयर करेंगे, फिर क्या होगा डिवाइडेड बाई, अब प्राइस में चेंजेस निकालना है तो प्राइस में चेंजेस निकालेंगे तो क्या होगा डेल P डिवाइडेड बाई P1, ठीक है ना, अल्टीमेटली अपने पास क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको और सॉल्यूशन करें इसका तो क्या आएगा डेल Q बाई Q1 इंटू, अब क्या आ जाएगा P1 ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा डेल P। अगर इसको और ज़्यादा अपन सॉल्यूशन करें इसका तो क्या आ जाएगा डेल Q डिवाइडेड बाई डेल P और P1 बाई Q1, अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर अपन प्राइस इलास्टिसिटी क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या है बहुत ही ईजिली अपन क्या कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब क्या है क्यू डी क्या है डेल क्यू क्या है कि प्राइस जो क्वांटिटी डिमांड है उनके बीच का डिफरेंस, तो कितना है डिफरेंस, अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्यू डी डेल क्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाई डेल पी कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। अब देखिए एक चीज यहाँ क्या होगी कि जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो क्या है कि -5 आएगी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन को क्या करते हैं अपन इग्नोर करते हैं। ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब जब प्राइस इंक्रीज होती है तो अपनी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है फॉल्स होती है या डिक्रीज होती है, तो दोनों के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए उनकी जो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव साइन आता है, लेकिन इसको अपन क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। ओके, फिर क्या होगा इनटू P1 क्या है 10 डिवाइडेड बाई, फिर Q1 क्या है 15, ठीक है ना। इनको सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसल, ये क्या आ गया 2 3, तो क्या आएगा 2/3, मतलब क्या आएगा 0.66, ठीक है ना, क्या आएगा 0.66। इट मीन्स इलास्टिसिटी कितनी है अपनी 0.66। अब देखिए 0.66 क्या इंडिकेट करती है अपन को, देखिए सबसे पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी की रेंज क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी की रेंज होती है 0 to इनफिनाइट, 0 से अनंत तक इसकी क्या होती है रेंज होती है, ठीक है ना। प्लस इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है यूनिट लेस होती है। ये भी आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं या किस में इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी अल्टीमेटली क्या होती है यूनिट लेस होती है, ठीक है। अब देखिए अपन बात करें कि इस 0.66 का क्या मतलब है, 0.66 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर अपनी प्राइस में 1% चेंज होता है 1% चेंज होता है तो डिमांड में कितना चेंज होगा 0.66% चेंज होगा। देखिए ये कब पता चला अपन को, जब अपन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अगर डायरेक्टली अपन इसको देखते तो दोनों में कितना चेंज आ रहा था 5, लेकिन इसलिए इसको क्या करना पड़ता है अपन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसका क्या आया है 0.6, इसका मतलब क्या है 1 से कम आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि प्राइस में 1% चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ है 0.66%, ठीक है ना, इतना चेंज इसका हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है, कितनी डिग्री होती है, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी की 5 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होती है परफेक्ट इनइलास्टिक होती है, परफेक्ट इनइलास्टिक होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, इसका मतलब क्या है परफेक्ट इनइलास्टिक का, इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल ही लोच नहीं है, परफेक्ट इनइलास्टिक है। मतलब इसका मतलब है अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा अपन क्या कर देंगे
डिक्रीज या इंक्रीज कर देंगे, बट क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्वांटिटी डिमांड है वो कंज्यूमर की चेंज नहीं होगी। इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट इनइलास्टिक है। अब मतलब प्राइस में चेंज करने से अगर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलास्टिसिटी क्या है यहाँ, जीरो। ठीक है ना, क्या है, जीरो है। तो परफेक्ट इनइलास्टिक में इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है। दूसरी बात, अब देखो इसे अगर अपन समझें उस फॉर्मूले से, किससे, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी वन बाई क्यू वन। इसे अगर निकाल के देखें इस चीज़ को, तो देखो मान लीजिए कि प्राइस क्या है, कोई भी 10 है, और उस 10 पे क्या है, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है, 15 यूनिट। अगर उसको इन प्राइस क्या होगी, चेंज होगी, कितनी होगी, 20 हो गई। ठीक है ना, या 20 मान लो, या 100 हो गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांड अभी भी कितनी है, 15 यूनिट्स है। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होता है, अपनी इलास्टिसिटी क्या होती है, परफेक्ट इनइलास्टिक होती है। जैसे कि देखो डेल क्यू कितना है, 0, डिवाइडेड बाई डेल पी कितना है, 90, इंटू पी वन कितना है, 10, क्यू वन कितना है, 15। ठीक है ना, अब देखो अब क्या आ गया, ये 15 निमी 105, 0 बाई 105, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0। ठीक है ना, क्या आएगा, 0। तो क्या होता है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं तो उसके प्रोपोर्शनेट में अगर डिमांड में बिल्कुल ही चेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, परफेक्ट इनइलास्टिक। देखिए इसे ग्राफ से और समझते हैं। ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया x y 0। ये क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड। ये क्या हो गया, उसका प्राइस। मान लीजिए कि प्राइस कितनी है, 10, 20, 30, ये प्राइस है। अगर प्राइस थी 10 रुपीज़, तभी अपन कितनी यूनिट परचेज कर रहे थे, 20 यूनिट। ठीक है ना, तो ये आ गया। अगर उसकी प्राइस फिर क्या होगी, 20 होगी, फिर भी कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, 20। प्राइस उसकी 30 होगी तो भी कितनी, 20। तो इसका जो डिमांड करो बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल ही वर्टिकल शेप का। ठीक है ना, किस शेप का, वर्टिकल शेप का। तो 2-3 चीज याद रखिएगा, जब परफेक्ट इनइलास्टिक हो अगर इलास्टिसिटी, तो क्या होता है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है, और उसका डिमांड क्या होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, 20 की 20 है, लेकिन प्राइस में क्या हो रही है, चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक तो हो गया ये किसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट इनइलास्टिक। दूसरा देखिए, दूसरी क्या है, रिलेटिव इनइलास्टिक। रिलेटिव इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आपको बताया था कि इलास्टिसिटी का मान कितना होता है, 0 टू इनफिनाइट होता है। उसके बीच में क्या होता है, 1 है। क्या होता है, 1। या तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम होगी, या क्या होगी, 1 से ज़्यादा। 1 से कम होगी, इसका मतलब है कि प्राइस के कंपेयर में, प्राइस चेंज हो रही है, उसके कंपेयर में क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, कम चेंज हो रहा है। ठीक है ना, क्या, कम चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, 1 है। अगर बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो 0 है। लेकिन चेंज तो हो रहा है, लेकिन प्राइस के कंपेयर में क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज हो रहा है। ठीक है ना, स्लाइटली चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं, रिलेटिव इनइलास्टिक। इसका मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल लो कि प्राइस है 10 और क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है वहाँ, 20। ठीक है ना, लेकिन प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कितनी होगी, 50 हो गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में क्या हुआ है, मान लीजिए कितनी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 15 हुई। ठीक है ना, अगर इसका अगर अपन मान निकालते हैं तो वो मान कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होने के कारण भी, के बाद भी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, बहुत ही कम चेंज हो रहा है, बहुत ही कम चेंज हो रहा है। इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है, रिलेटिव इनइलास्टिक है। देखिए इसको करते हैं, डेल क्यू कितना है, डेल पी, पी और क्यू। डेल क्यू कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 40 का, डिवाइडेड बाई 10 बाई 20, तो कितना आएगा, देखिए 1/60, 1/16 आएगा।
तो अगर इसको अपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कम से कम 0.008 के समथिंग, 6 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? तो इसका मतलब इसका मान कितना आया है? 1 से कम आया है। 1 से कम है, इसका मतलब है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करने पर भी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही कम चेंज होता है। किसके कंपेयर में? प्राइस के कंपेयर में। तो इसको अगर अपन ग्राफ से समझे, पी और क्वांटिटी डिमांड 0, मान लीजिए कि प्राइस ये है, उसकी क्वांटिटी डिमांड ये हो रही। अब प्राइस में क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो रही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल ही कम चेंज हो रहा है। फिर प्राइस में बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड इसकी बिल्कुल ही कम चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो डिमांड करे बनेगा वो क्या बनेगा? बिल्कुल ही स्ट्रिप बनेगा, फ्लैट नहीं बनेगा। किसका बनेगा? स्ट्रिप। देखिए प्राइस में क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ही कम चेंज हो रहा है, ये देखो। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव इनइलास्टिक। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइस की इलास्टिसिटी 1 से कम कब होती है? तो वो कब होती है? जब अपनी इसेंशियल या नेसेसरी कमोडिटी होती है, उस केस में क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई वस्तु अपन को ज़रूरी है जीवन यापन के लिए, अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तब भी अपन को क्या करना पड़ता है? वो खरीदना ही पड़ता है। इसलिए उसकी क्या है? क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कम अपन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है? इसेंशियल और नेसेसरी कमोडिटी की इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिसिटी में क्या होता है? यूनिट इलास्टिसिटी में कि इलास्टिसिटी का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का मतलब क्या हो गया? कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड सेम प्रोपोर्शन में क्या होंगे? चेंज होगा। सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा? चेंज होगा। मतलब कि अगर 1% अगर प्राइस में चेंज हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा? 1% ही चेंज होगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन? यूनिट इलास्टिक। इसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव इलास्टिक। क्या होता है? रिलेटिव इलास्टिक। रिलेटिव इलास्टिक का मतलब क्या होता है? कि प्राइस में, अगर प्राइस में अपन क्या करते हैं? स्मॉल चेंज होता है, तो क्वांटिटी डिमांड में इसके कंपेयर में क्या होगा? लार्ज चेंज होगा। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड में प्राइस के कंपेयर में ज़्यादा चेंज होगा। जस्ट ऑपोजिट होगा किसका? रिलेटिव इनइलास्टिक का। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है ना। क्वांटिटी डिमांड कितनी है? इस पर अपन 20 यूनिट क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। या मान लीजिए कि 50 यूनिट क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। जब प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई 10 to 12, तो अब क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? क्या होगी? 10 यूनिट होगी। इट मीन्स कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कितना चेंज होगा? मोर देन 1। कितना होगा? मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब है कि प्राइस में मामूली सा चेंज होते ही क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की तुलना में ज़्यादा चेंज होगा। देखिए, इससे अपन डेल क्यू फॉर्मूला लिखिए कैलकुलेट करने का, P/Q, ठीक है ना। तो डेल क्यू कितना है? दोनों में डिफरेंस कितना है? 40 का, डिवाइडेड बाई दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का, इनटू P1 कितना है? 10 और QD कितना है? 50। अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो कितना आएगा? 40/10, तो कितना आएगा? 4। इट मीन्स अगर अपन प्राइस को 1% चेंज करते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा? 4 टाइम चेंज होगा, ठीक है ना। कितना चेंज होगा? 4 टाइम इसको चेंज होगा, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा इसमें अपन को इलास्टिसिटी होगी। लेकिन इलास्टिसिटी क्या होती है? यूनिट लेस होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव इलास्टिक। इसका मान कितना होता है? मोर देन 1 होता है। और ये किस केस में होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड्स इज मोर देन 1। लग्जरी गुड्स में क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ अपने लिए आवश्यक नहीं है, अगर उसकी प्राइस थोड़ी सी भी चेंज कर देंगे या थोड़ी सी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है?
रिलेटिव इलास्टिक है। अगर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्राइस का क्वांटिटी डिमांड पे, तो वो क्या हो जाती है, रिलेटिव इनइलास्टिक हो जाती है। लेकिन लास्ट में क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या है परफेक्टली इलास्टिक का, कि प्राइस इसका मान होता है इन्फिनाइट, कि प्राइस में थोड़ी सी भी चेंज कर देंगे तो क्वांटिटी डिमांड इतनी चेंज हो जाएगी कि अनंत चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कभी नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली नहीं होता है। ये परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक या यूनिट इलास्टिक बहुत कम होता है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और इसका अगर माने कर्व से देखें, QD, इसका मतलब है कि ये प्राइस है यहाँ इसकी 10 रुपीज। अगर प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ये क्या होती है, इतनी चेंज हो जाएगी कि पता ही नहीं है। लेकिन इसका ये क्या है, डिमांड कर्व है, ठीक है ना, डिमांड कर्व है। इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल शेप का होता है। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या होता है, वर्टिकल शेप का है। दोनों का डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या होता है, वर्टिकल शेप का होता है, और परफेक्ट इलास्टिक का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शेप का होता है, या पैरेलल होता है एक्स एक्सेस के। और परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या होता है, पैरेलल होता है वाई एक्सेस के या प्राइस के। ये होता है क्वांटिटी डिमांड के पैरेलल, ठीक है ना। तो ये है अपना प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज। कैसे अपन प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में आए तो भी। अगर आपने इसकी डिग्री पूछ ली जाए कि उसका डिमांड करो कौन से का डिमांड करो कैसा होता है, कौन से की इलास्टिसिटी की रेंज क्या होती है, ठीक है ना। तो एक बार इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में समझ लेते हैं कि परफेक्टली जो इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, उसका मान कितना होता है, 0। अगर रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है उसका मान कितना होता है, 0 से 1। अगर अपन यूनिट इलास्टिक होता है इसका कितना होता है, 1। अगर रिलेटिव इलास्टिक होता है उसका कितना होता है, मोर देन 1। और परफेक्टली इलास्टिक होता है उसका कितना होता है, इन्फिनाइट। तो ये इनके क्या होते हैं, मान होते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके इन्फिनाइट तक होती है। और इसका परफेक्टली इनइलास्टिक का डिमांड करो क्या होता है, वर्टिकल शेप का होता है। और इसका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शेप का होता है, ठीक है ना। ये है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर देखें नेसेसरी और कंपलसरी गुड्स में क्या होता है, परफेक्ट रिलेटिव इनइलास्टिक होता है यानी लेस देन 1 होता है। या मोस्टली अगर अपन देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वीट का आ जाए कभी या राइस का आ जाए, तो वो क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है या लेस देन 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। और लग्जरी गुड्स के केस में क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक या मोर देन 1 होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जरूर जल्दी ही हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। ओके।